हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाजार। स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे फर्म तथा उद्योग का संतुलन कैसे होता है। इस अध्याय में हम फर्म संतुलन के उद्योग की चर्चा करेंगे। एक उद्योग तो क्या होता है, बहुत सारी फर्मों का ग्रुप होता है और एकाधिकार जो होता है उसमें फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि एकाधिकार में एक अकेला ही बेचने वाला होता है और एकाधिकारात्मक में बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वस्तु में विभेद, वस्तुएं अलग अलग होती है। जैसे उद्योग की जगह वहाँ हम समूह की चर्चा करेंगे कि जब बहुत सारे फर्म्स का ग्रुप होता है हम उसको वहाँ उद्योग नहीं बोल के समूह बोलते हैं। फर्म का संतुलन या साम्य क्या होता है। एक फर्म उस समय संतुलन में मानी जाती है जब वो अपने उत्पादन को बढ़ाना या घटाना नहीं चाहती है। वो कहती है जो उत्पादन वो कर रही है वहाँ उसको अधिकतम लाभ हो रहा है, वो अपना मौद्रिक उद्देश्य, अपना मौद्रिक लाभ अधिकतम कर रही होती है। अतः एक फर्म उस समय संतुलन में मानी जाती है जब वह अपना लाभ अधिकतम कर लेती है। इस बिंदु से अगर वो जरा सा भी इधर उधर हुई, जो अधिकतम लाभ का बिंदु है, फिर वहाँ उसका लाभ अधिकतम नहीं रह जाता था, कुल लाभ कम हो जाते हैं। तो इसमें हम सब इस अध्याय में हम फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना ही मानकर अध्ययन करते हैं। अब एक फर्म के संतुलन या साम्य की मान्यताएं क्या है। जैसे क्या होता है, एक उपभोक्ता, हमने उपभोक्ता के संतुलन में देखा कि विवेकपूर्ण होता है और अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है कि अधिकतम संतोष कैसे प्राप्त हो, वो तटस्थता वक्र की सहायता से प्राप्त करता है। इसी प्रकार एक फर्म का व्यवहार भी विवेकपूर्ण होता है और वह अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है। एक फर्म के लिए लाभ अधिकतमकरण की धारणा उचित मानी जा सकती है तब फर्म उस समय संतुलन में मानी जाती है जब वह अपना लाभ अधिकतम करने में समर्थ होती है। तो लाभ अधिकतम कम होगा जब लागत कम से कम होगी, तो कम से कम लागत पर उत्पादन करे और ऐसा उत्पादन की दी हुई दशाओं में किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम यह भी कल्पना कर सकते हैं कि एक फर्म एक ही वस्तु का उत्पादन करती है तथा उत्पादन के साधनों की कीमतें दी हुई थी। वह दी हुई कीमतों पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चाहे जितने ही उत्पादन के साधन प्राप्त कर सकती था, तो उसके लिए साधनों की पूर्ति पूर्णतः रोजगार साधनों की पूर्ति। तो साधन बहुत सारे हैं और वो जब चाहे जब उत्पादन के साधन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक ही कीमत पर उसको सारे साधन मिलेंगे और उत्पादन के संबंध साधनों की कार्यकुशलता भी एक सी होती था। सभी साधन, जैसे सभी मजदूर एक ही मतलब सेम उत्पादन करेंगे। एक श्रमिक दूसरे श्रमिक से ज़्यादा कार्यकुशल नहीं होता। इस प्रकार एक फर्म के संतुलन के पीछे निम्न मान्यताएं स्वीकार की जाती है। फर्स्ट है इसका, वो लाभ अधिकतम करना चाहता है। दूसरा, लागत न्यूनतम करता है। एक ही वस्तु का उत्पादन करता है। साधनों की कीमतों का अपरिवर्तित रहना, भाई कीमतें व साधनों की चेंज नहीं होगी पूरे उत्पादन के टाइम पे और साधनों की कार्यकुशलता भी सेम रहती है। अब लाभ की मात्रा कैसे निर्धारित होएगी। लाभ होएगा जैसे अपनी कुल आय कितनी हुई हमको और कुल लागत हमारी कितनी हुई, दोनों का डिफरेंस होता है। अब यहाँ कुल आय, औसत आय व सीमांत आय का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा। फिर लागत वक्रों का सहायता से एक फर्म के संतुलन की शर्तें हम देखेंगे। अब फर्म के आय वक्र होते हैं, कुल आय वक्र और औसत आय वक्र। कुल आय वक्र होती भी एक फर्म ने अपने माल को बेचा और बेचने से जो कुल आय प्राप्त कर सकती है उसे कुल आय कहते हैं। और औसत आय होती है जब हम कुल आय में वस्तु की इकाइयों का भाग दे देंगे तो औसत आय प्राप्त होती है। अब जो औसत आय होती है ना, वही वस्तु की कीमत भी होती है। एक फर्म का औसत आय वक्र विभिन्न कीमतों पर फर्म के द्वारा बेची जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है। औसत आय और औसत लागत का अंतर प्रति इकाई लाभ पर व्यक्त करता है। वस्तु की मात्राएं हो गई, फिर कुल आय हो गई। जैसे फिर औसत आय हमने निकाल दी है, इस टेबल में हम देख रहे हैं। जो 1 में 30 का भाग दो, ये 20 का भाग दे दो, 2 में 39 का भाग दो, ऐसे निकल जाएगी डिवाइडेशन करके कि भाई कुल आय में वस्तु की मात्रा का भाग दे दिया। अब सीमांत आय है जो एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर कुल आय में जो परिवर्तन आ रहा है उसको दर्शा रही है, वो सीमांत आय हो गई।
अब इस चित्र में तीनों आय वक्र भी दर्शाए गए। सीमांत आय औसत आय के नीचे होती है। ये हमको इस टेबल से भी स्पष्ट हो रहा है और डायग्राम से भी स्पष्ट हो रहा है। और इस प्रकार कुल आय वक्र TR से AR और MR दोनों निकाल लिए जाते हैं। अब फर्म का संतुलन हम देखेंगे। फर्म का संतुलन क्या होगा? आय वक्र हमने देख लिया। फर्म का संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर फर्म का लाभ अधिकतम होगा। और अधिकतम लाभ का पता दो विधियों से पता लगाया जाता है। पहली विधि है TR/TC वक्रों का उपयोग करके। कुल आय TR होता है कुल आय वक्र और TC होता है कुल लागत वक्र। कुल आय और जहाँ कुल लागत वक्रों का अंतर सर्वाधिक होगा, जहाँ भी लागत तो कम न्यूनतम होगी, मतलब जब लागत और उनका अंतर हो गया सर्वाधिक हो गया, मतलब आपकी लागत कम लाभ अधिकतम हो गया, उसका अंतर ही अधिकतम लाभ का बिंदु होगा, जो फर्म के संतुलन का बिंदु होगा। अब हम इसमें कोई टेबल द्वारा देख रहे हैं तो ये नीचे अलग अलग कीमत दर्शाई गई है। 9, 8, 7, 5.5 और ये सब वस्तु की मात्रा है। इतनी x भाई इस कीमत पर इतना उत्पादन हो रहा है और कुल आय वस्तु की इतनी कीमत पर इतने बेचने से कुल आय हो रही है। फिर कुल लागत उसकी इतनी आ रही है। अब हम कुल आय और कुल लागत का अंतर निकाल रहे हैं तो पहले 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, ये अच्छे आ रहा है। अब हम देख रहे हैं 9.25 सबसे ज़्यादा है, तो अब हम कह सकते हैं कि 3.5 मात्रा पर ही सबसे ज़्यादा फर्म को अधिकतम लाभ हो रहा है। अब हम इसको डायग्राम से देखेंगे तो हमने यहाँ ये डायग्राम बना दिया। तो ये टोटल कोस्ट का TC हमारी 5 से शुरू हो रही है तो हमने ये इसको ऊपर से बना दिया। और TR है जो हमारी 0 से शुरू हो रही है तो ये 0 से बना रखा है। और जहाँ हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, यहाँ हम देख रहे हैं ये दोनों का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है तो ये अधिकतम लाभ का बिंदु हो गया। तो इसको हम TR से TP से भी देखेंगे तो ये यहाँ सबसे ज़्यादा आ रही है तो ये 3.5 इकाई पर आ रही है। तो ये फर्म का अधिकतम लाभ वाली मात्रा हो गई है। OX अक्ष पर x वस्तु की मात्रा व OY अक्ष पर कुल आय व कुल लागत पाए गए हैं। वस्तु की 3.5 इकाई पर लाभ की मात्रा 9.25 होती है जो AB दूरी से दिखाई गई है। चित्र के ऊपरी भाग में A पर स्पर्श रेखा MN, B पर स्पर्श रेखा RS की समानांतर होती है तो दोनों वक्रों की सर्वाधिक दूरी को सूचित करती है। अन्य बिंदुओं पर ऐसा नहीं होता। फर्म का संतुलन 3.5 इकाई वस्तु पर आता है। और नीचे के भाग चित्र में 2A में कुल लाभ का वक्र दिखाया गया 0 इकाई पर। जब हम 0 इकाई तो 5 घाटा हो रहा है और 3.5 इकाई पर कुल लाभ वक्र अपने सर्वोच्च बिंदु पर आ जाता है तो यही फर्म का संतुलन बिंदु है। उसके बाद हम देखते हैं कुल लाभ वक्र गिरने लग जाता है 3.5 इकाई के बाद में और बाद में ये ऋणात्मक हो जाता है। अब फर्म का संतुलन दर्शाने की यह विधि क्या होगा? वैज्ञानिक नियमांक इसकी कमी है क्योंकि चित्र को देखते ही अधिकतम संतुलन के बिंदु का पता नहीं लगता और इसे प्रति इकाई कीमत का पता भी देखते ही नहीं चल पाता। इस कमी को दूर करने के लिए हमने दूसरी विधि का उपयोग किया है, वो है सीमांत आय और सीमांत लागत MR इक्वल्स टू MC की विधि का उपयोग करना। जहाँ MR और MC दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वहाँ अधिकतम लाभ का बिंदु होता है। लेकिन इसकी शर्त एक सात्विक शर्त ये भी होती है कि MR MC को नीचे से काटे, जब MC नीचे से काटेगा। तो अब हम इस डायग्राम में ये देख रहे हैं AR कर्व और MR कर्व बने हुए हैं। हमने देखा ये MR कर्व AR कर्व के नीचे होता है और इधर ऊपर MC है और उसके नीचे AC कर्व है। AR MR AC MC वक्र खींचे गए। MR वक्र हमेशा MC वक्र को N बिंदु पर काटता था। फर्म का दोनों एक दूसरे को N बिंदु पर काटता था। संतुलन OP पर मात्रा पर होता है। यहाँ पर वस्तु की प्रति इकाई कीमत MP होती है और औसत लागत हमारी हो गई RP हो गई। अतः प्रति इकाई लाभ की मात्रा RM होती है। अतः कुल लाभ की मात्रा हो गई RSTM। तो यह लाभ की अधिकतम मात्रा है क्योंकि OP से ज़्यादा माल उत्पन्न करने में MC की मात्रा MR से
अधिक होती है, जिससे प्रत्येक अगली इकाई पर घाटा होता जाता है। इस प्रकार ओपी से कम माल उत्पन्न करने में एमआर की मात्रा एमसी की मात्रा से अधिक रहती है। अतः ओपी बिंदु तक माल उत्पन्न करते जाने पर फर्म को लाभ होता जाता है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि ओपी उत्पत्ति की मात्रा पर ही लाभ अधिकतम होगा, यही फर्म का संतुलन बिंदु होगा। अब इस विधि में ही दूसरी शर्त है कि सीमांत लागत है एमसी है संतुलन के बिंदु पर एमआर को नीचे से काटेगी। ऊपर से जैसे हम इस वक्र के यहाँ देख रहे हैं इस बिंदु पर, तो ये ऊपर से काट रहे, लेकिन यहाँ देख रहे तो ये नीचे से जाते हुए फिर काट रही है, तो इसका दूसरा बिंदु अधिकतम संतुलन का बिंदु माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको नीचे से काट रही है एमसी रेखा एमआर रेखा को, तो यह स्थिर संतुलन का बिंदु माना जाता है। अब पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बाजार में AR बराबर MR होते हैं। एमसी वक्र MR वक्र को के बाद डी बिंदु पर तब बाद में सी बिंदु पर काटते हैं। डी बिंदु पर MR MC की शर्त तो पूरी हो जाती है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होती। डी बिंदु पर फर्म को अधिकतम लाभ नहीं होता, क्योंकि OA की उत्पत्ति से थोड़ा अधिक माल बनाने से, अगर OA से अधिक माल बनाएगी तो सीमांत आय सीमांत लागत से ज़्यादा होगी, तो सीमांत आय जब तक ज़्यादा हो रही तब तक तो उत्पादन करेगा ही करेगा। अब अगर सी बिंदु के बाद हम देखेंगे तो सीमांत लागत सीमांत आय से ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ उत्पादन उसको बंद कर देना चाहिए। अतः MR MC का आवश्यक शर्त है, जबकि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, यह पर्याप्त शर्त है। अब उद्योग का संतुलन हम देखते हैं। उद्योग के संतुलन पर हम देखते हैं फर्म के संतुलन की विस्तृत चर्चा के बाद अब उद्योग के संतुलन देखते हैं। एक उद्योग क्या होगा, बहुत सारी फर्मों का समूह होता है। एक उद्योग में एकाधिकार में मैंने देखा पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ही उद्योग की चर्चा ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे उद्योग क्या होता है, सभी एक समान वस्तुओं को बनाने वाली फर्मों का ग्रुप होता है। जबकि एकाधिकार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि एक फर्म ही होती है वही उद्योग होती है। और अब एकाधिकारात्मक में प्राय वस्तु विभेद होता है, जिससे उद्योग वहाँ नहीं हो पाता, वहाँ पर हम उसको समूह बोलते हैं। एक उद्योग उस स्थिति में संतुलन में होता है जब वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। अतः हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा में देखते हैं, इसमें कुछ फर्मों को असामान्य लाभ हो सकता है, जिससे नई उद्योगों इस नई फर्मों का प्रवेश होता है। इस प्रकार अल्पकाल में कुछ फर्मों को घाटा हो सकता है, जिसमें उन उद्योगों में छोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो फर्मों के आने जाने से उद्योग में माल की आपूर्ति में परिवर्तन आता रहता है, लेकिन दीर्घकाल में सभी प्रकार के समायोजन पूरे हो जाते हैं, जिससे फर्मों का आना जाना बंद हो जाता है और फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही मिल पाता है। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उद्योग में स्थायी किस्म का संतुलन स्थापित हो जाता है।